बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीवीसी और सीआईसी के नाम पर आज लग सकती है राष्ट्रपति की मुहर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। 9 महीने से खाली पड़े हैं पद। भड़काऊ बयानों को प्रधानमंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा धार्मिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध सरकार। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का कांग्रेस का आरोप। उत्तर भारत में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को मिली गर्मी से राहत। 5 जून को केरल पहुंचेगा मॉनसून। चीन में 406 पर्यटकों को ले जा रहा जहाज डूबा। यांगजी नदी में हुआ हादसा। राहत और बचाव में जुटी सेना। इराक के अनबार प्रांत में आईएस आतंकियों का आत्मघाती हमला। 41 सुरक्षाकर्मियों की मौत। सेना ने तेज किया अभियान। बीते 9 महीनों से सीआईसी और सीवीसी के खाली पड़े पदों पर सहमति बन गई है। पीटीआई के मुताबिक वरिष्ठ सूचना आयुक्त विजय शर्मा नए मुख्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वहीं सीबीडीटी के पूर्व प्रमुख केवी चौधरी अगले मुख्य सतर्कता आयुक्त बनने में सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के नामों पर सहमति बन गई। दोनों पदों के लिए चयन समिति की अलग अलग बैठकों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के बाद इन नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। कंसेंसस बना है और जो कुछ भी मुद्दे वहां पर सॉर्ट आउट हुए हैं उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करते हैं तो नाम डिक्लेयर हो जाए। सूचना आयोग में खाली पड़े सूचना आयुक्तों के 3 पदों के नामों पर भी सहमति बन गई। 23 मई को भी सीआईसी और सीवीसी के खाली पद भरने के लिए बैठक हुई थी, जिसमें कई नामों पर विचार हुआ था। संसद के बजट सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के पद खाली होने का मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़काऊ बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। समाचार एजेंसी यूएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अच्छे दिन आने का दावा भी किया। हालांकि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान को सच्चाई से दूर बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक आजादी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए धार्मिक आजादी के अधिकार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा रुख स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास। मेरी सरकार 125 करोड़ भारतीयों की है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। The communal tensions have worsened, communal violence incidents have not come down, and all this is because the perpetrators of communal violence, people who threaten other communities, people who deny them housing, who deny them jobs, etc., are all emboldened by the fact that a person who shares the BJP party that is in power fundamentally deep down shares those kinds of divisive viewpoints. हालांकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बयान का बचाव किया है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छे दिन इस देश के गरीब आदमी के आए हैं, जिसका हमने 1 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा किया है। 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसका 2 लाख का जीवन बीमा किया है। और जो गांव में किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो स्वरोजगार करना चाहता है, जिसके पास स्किल है, हुनर है, उसके लिए 20,000 करोड़ के हिसाब से मुद्रा बैंक है। तो अच्छे दिन उसके आए हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पिछले 1 साल में सरकार अच्छे दिन लाने में सफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार के कामों का सही तरह से मूल्यांकन नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की मांग की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में हाल के दिनों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस मसले पर लाए यूपीए के अध्यादेश को खत्म करने और कोई नया विधेयक नहीं लाए जाने की भी आलोचना की। सोनिया गांधी ने लिखा है कि राजस्थान के नागौर जिले में जमीन विवाद में एक समुदाय के सदस्यों ने 17 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया।
इस दौरान 4 दलितों की मौत हो गई जबकि एक जख्मी है। 3 महीने पहले इस जिले में 3 दलितों को जिंदा जला दिया गया था। साथ ही उन्होंने लिखा है कि राजस्थान एकमात्र राज्य नहीं है, दूसरे राज्यों में भी दलितों पर हमले हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के महू से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसके तहत साल भर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। इस साल 2 जून को उनके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों के सिलसिले में बैठक की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल परिवार के विलय पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर सब कुछ तय होगा। दूसरी तरफ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता दल परिवार के विलय नहीं होने की सूरत में धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाए जाने की हिमायत की है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ मतभेद से भी इनकार किया है। कांग्रेस ने भी नीतीश को समर्थन देने की बात कही है। बिहार की सियासी बिसात, विधानसभा का चुनाव बेशक अभी कोसों दूर हो, लेकिन सूबे में सियासी कवायदें तेज हो चली हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता परिवार की एकता को वक्त की जरूरत बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश के साथ मतभेद से भी इनकार किया है। हम लोगों में, नीतीश कुमार में, जदयू में और हमारे दल में कोई मतभेद नहीं है। पॉजिटिव बात चल रही है, पॉजिटिव। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव है। हमको भाजपा को रोकना है। जो भी होगा अभी वक्त है, और जो परिस्थिति आएगी, कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी तब उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी कोई खास परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा कि अभी कोई किसी भी तरफ से कोई आखिरी शब्द नहीं। उधर कांग्रेस ने कहा है कि वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए चौथी बार भी नीतीश कुमार का समर्थन कर सकती है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने उनके और उनके कहने पर 3-3 बार सपोर्ट किया है जेडीयू की सरकार को। जब नीतीश जी मोदी जी से अलग हुए उस समय भी हमने उनको सपोर्ट किया, नीतीश कुमार जी को। जब उन्होंने जीतन राम मांझी जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया तब भी हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और फिर जब नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री हुए तब भी हमने उनको सपोर्ट किया। जनता दल परिवार के सियासी समीकरणों पर बीजेपी ने चुटकी ली है। चर्चा चल रही थी कि विलय होगा, जदयू और राजद विलय करेंगे। ये लोग विलय नहीं, विलीन हो जाएंगे। बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे पहले अगर जनता दल परिवार का कुनबा एकजुट होता है तो ये चुनाव इस कुनबे के लिए पहली बड़ी परीक्षा साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक सरकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बेंगलुरु में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई को निचली अदालत के फैसला पलटते हुए जयललिता को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कांग्रेस और पीएमके ने कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कर्नाटक सरकार ने जयललिता को बरी किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने विशेष सरकारी वकील, महाधिवक्ता और राज्य के कानून मंत्रालय की सलाह मानते हुए ये फैसला किया। कर्नाटक सरकार ने इस मामले के लिए बीवी आचार्य को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। Likewise, even the Advocate General and the Law Department, all the three have concurred with the opinion of the Special Prosecutor, and now today the Cabinet has decided to file an appeal against the acquittal order. डीएमके पहले ही जयललिता के बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी है। कानून के जानकार कर्नाटक सरकार के इस फैसले को बेमानी मानते हैं। Appeal also has been heard by the High Court. How does they were not the ones who had prosecuted? I don't think this is good for the federal system of India. Why is one state trying to embarrass the other? It will only create ill will amongst the people. बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बीते साल सितंबर में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जयललिता को दोषी करार दिया था।
लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को 19 साल पुराने मामले में 11 मई को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद जयललिता के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ और 23 मई को वो 5वीं बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब उपभोक्ता ISI मार्क उत्पादों और हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता में कमी की शिकायत मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दर्ज करा सकते हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने शिकायत दर्ज कराने के लिए BIS ऐप की शुरुआत की। इस मौके पर पासवान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करके भ्रष्टाचार रोकना एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत गोदामों का संचालन ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे निगम के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ सके। एक ही मैगी क्या कहते हैं कि खराब नहीं होगा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में वो मिलावट होगी। किसी का यदि गाड़ी है, गाड़ी का इंजन खराब है तो सिर्फ उसी गाड़ी का इंजन खराब नहीं होगा, सबको होगा। लेकिन अभी के मुताबिक इंडिविजुअल जो केस करने जाता है, शिकायत करता है, उसी को मिलता है उसका फायदा। मैगी नूडल्स में घातक रासायनिक तत्वों की जांच के मामले पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मैगी नूडल्स के नमूने जांच के लिए देश भर से जमा किए गए हैं और अगले 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मैगी में अगर नुकसानदायक रसायन पाए जाते हैं तो इसके भ्रामक विज्ञापनों को करने वाली हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी मुश्किल में आ गई है। सरकार ने बताया कि FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा मानक संस्था ने देश भर में मैगी नूडल्स के नमूने जांच के लिए जमा कर लिए हैं और 1 या 2 दिन में ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इस रिपोर्ट से तय होगा कि मैगी नूडल्स पर पाबंदी लगेगी या फिर इससे राहत मिलेगी। मैगी का मामला है, उसमें जो है हम लोगों ने जो जानकारी लिया है तो यूपी का जो फूड डिपार्टमेंट है उसने इसकी जांच किया है और उसमें जो है MSG पाया गया है और लीड पाया गया है। अब उसको जो है FSSAI ने टेकअप किया है और वही कार्रवाई क्या कहते हैं करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कुछ दिनों पहले मैगी के नमूनों में घातक MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लिट निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा होने का पता चला था। इसके बाद FSSAI ने पिछले हफ्ते पूरे देश में मैगी के नमूनों की जांच के आदेश दिए थे। सरकार का कहना है कि मैगी के जांच नमूनों में हानिकारक तत्वों की अगर पुष्टि होती है तो इस उत्पाद का प्रचार करने वाले तमाम सेलिब्रिटीज के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे ही रिजल्ट्स पहुंचेंगे और वायलेशंस जो हैं उस पर दोनों FSSAI भी कार्रवाई करेगी और हमारे तरफ से यानी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से थ्रू द NCDRC वी विल बी टेकिंग सम क्लास एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाराबंकी की अदालत में इस ब्रांड का प्रमोशन करने वाले सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि हालांकि उपभोक्ताओं की ओर से मैगी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना विधान परिषद की 6 सीटों के चुनाव में 5 सीट सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के खाते में गई हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। TDP बीजेपी गठबंधन को किसी सीट पर कामयाबी नहीं मिली है। चुनाव में TRS सरकार के 2 मंत्री टी नागेश्वर राव और के श्रीहरि भी मैदान में थे। YSR कांग्रेस ने TRS को समर्थन देने का ऐलान किया था। चुनाव से पहले TDP के विधायक रेवंत रेड्डी को एक मनोनीत विधायक का वोट खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुबह 9 बजे में खबरें लगातार जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। भारतीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। महंगाई के काबू में होने के बाद RBI ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कर सकता है। थोक महंगाई दर पिछले 6 महीने से नेगेटिव है। वहीं खुदरा महंगाई दर भी कम हो रही है, लेकिन कमजोर मॉनसून से महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच ब्याज कटौती की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। 7 अप्रैल को RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले जनवरी और मार्च के बीच ब्याज दरों में करीब 0.5% की कटौती की गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया की पाकिस्तान की तरफ से बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले में सरकार अब बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत नहीं जाने के मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है तो सरकार इंटरनेशनल कोर्ट में यह मामला ले जाने को तैयार है। दरअसल इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि पड़ोसियों के साथ रिश्तों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना कानूनी रूप से वैध नहीं होगा। सौरभ कालिया के पिता ने 1999 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ले जाने की मांग की थी। यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने भी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाने की मांग की थी। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाएंगे। केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों के जाने की प्रक्रिया अपने हाथों में ले ली है। पहले लोग निजी भर्ती एजेंसियों के जरिए बाहर जाते थे और इसके लिए उन्हें लाखों रुपए देने पड़ते थे। सरकार के इस कदम से कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इराक, लीबिया और बहरीन जाने वाली नर्सों को खास तौर पर राहत मिलेगी। इस कदम से सरकार के पास उन नर्सों का पूरा ब्यौरा होगा और उससे ये पता चलता रहेगा कि वो कहां हैं। संकट की घड़ी में उन नर्सों को वापस लाना भी आसान होगा और वेतन में विसंगतियां भी इससे दूर होंगी। अभी हाल में लीबिया, यमन और इराक से भारतीय नर्सों को वापस लाने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। 31 मई तक उसको एक्सटेंड किया था। आगे केस टू केस बेसिस पे पूरे कागज देख लेने के बाद कि सही में उन्होंने रिक्रूट किया तो हम जाने देंगे, लेकिन वरना ये केवल आगे से जो रिक्रूटमेंट होगी वो सारी की सारी सरकार की तरफ से होगी और ये उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए है। बात मौसम की करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से करीब 4 दिन बाद यानी 5 जून को केरल पहुंचेगा। हालांकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। इस बीच लू और गर्मी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2300 से ज्यादा हो गई है। अकेले आंध्र प्रदेश में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मई के महीने में गर्मी की मार को झेल रहे उत्तर भारत के लिए सोमवार की सुबह राहत लेकर आई। दिल्ली समेत कई इलाकों में आसमान पर बादलों का डेरा रहा तो कहीं कहीं बदरा झूम कर भी बरसे। चिलचिलाती गर्मी से बेहाल कानपुर के लोगों ने मौसम की पहली फुहार का कुछ ऐसे अंदाज में लुत्फ उठाया। की बारिश है इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, अगर और बारिश होगी तभी राहत मिलेगी। अभी तो उमस टाइप की चल रही है। राहत है पहले से, और अगर ऐसे ही रहा तो 1-2 दिन में लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले 2-3 दिन तक उत्तर भारत में मौसम तरबतर रह सकता है। 2 से 3 दिन 1 से 3 जून के बीच में बादलों के साथ थंडर शावर्स होंगे और ऐसे में ये जो गर्मी का मौसम है इससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। हालांकि कमजोर रफ्तार के चलते केरल के तटीय इलाकों में मानसून की आमद में देरी हो गई है। मानसून अब वहां 5 जून तक पहुंचेगा। 30 मई में अगर 4 दिन आप जोड़ देते हैं तो 3 से 4 जून आ जाता है और हमने जो हमारा विश्लेषण है वो मानसून में अब पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया है और 5 जून के आसपास मानसून आ जाएगा और ये कोई देर नहीं है, ये नॉर्मल टाइम है मानसून के आने का। उधर गर्मी और लू से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण गर्मी का प्रकोप अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते शहरी विकास, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास, आर्कटिक और अंटार्कटिक में सहयोग से जुड़े हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य और दवा उद्योग में सहयोग पर भी सहमति बनी। बातचीत में रक्षा क्षेत्र में सहयोग भी शामिल रहा है, लेकिन इस पर अलग से कोई समझौता नहीं हुआ। भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली स्वीडन यात्रा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत खुद वहां के राजा कार्ल और रानी सिल्विया ने किया। दौरे के दूसरे दिन प्रणब मुखर्जी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से भारत के विकास में योगदान देने की अपील की है। Developed India and this program with its successful implementation will convert India not merely a developing economy. स्वीडन में करीब 18,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिसमें तकरीबन आधे वहां के नागरिक बन गए हैं।
भारत की कोशिश है कि स्वीडन ने जिस तरह से अपनी बुनियादी ढांचे को विकसित किया है उसका लाभ सहयोग बढ़ाकर भारत को मिले। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से नवाजे जाएंगे। बांग्लादेश ये सम्मान उन विदेशी नेताओं को देता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में बतौर भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने अहम किरदार निभाया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी यह सम्मान मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से वो अवार्ड ग्रहण करेंगे। दक्षिणी चीन में यांगजी नदी में डूबे जहाज ईस्टर्न स्टार से लोगों को निकालने का काम तेज हो गया है। जहाज हुबेई प्रांत की यानली काउंटी में डूबा है। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर गोताखोर दस्ते को बचाव के काम के लिए लगाया है। करीब 450 मुसाफिरों को ले जा रहा यह जहाज दक्षिणी चीन में यांगजी नदी में बीती रात स्थानीय समय के मुताबिक करीब 9:30 बजे डूब गया। जहाज पूर्वी शहर नानजिंग से दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगशिंग जा रहा था। जहाज में करीब 410 यात्री और चालक दल के 47 सदस्य सवार हैं। अब तक 20 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें जहाज के कप्तान और इंजीनियर भी शामिल हैं। बचाए गए लोगों के मुताबिक जहाज तूफान में फंस गया था। इस साल जनवरी में यांगजी नदी में हुए एक हादसे में 22 लोग मारे गए थे। इराक के अनबार प्रांत में हुए आईएस आतंकियों के 3 आत्मघाती हमलों में 41 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ये फिदायीन हमला पश्चिमी अनबार प्रांत में पुलिस शिविर को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले की वजह से गोला बारूद डिपो में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 63 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। वहीं इराकी सेना ने रमादी को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रखा है। इस इलाके में आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुताबिक इराक में जारी हिंसा में पिछले महीने 1031 लोग मारे गए, जबकि 1648 लोग जख्मी हुए हैं। बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। फ्रेंच ओपन टेनिस में रॉजर फेडरर और एंडी मरे पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। फेडरर ने 4 सेट जीत के साथ 11वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फेडरर ने फ्रांस के 13वीं वरीयता प्राप्त गैल मोनफिल्स को 6-3, 4-6, 6-4, 6-1 से मात दी। फेडरर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के डेविस कप टीम के अपने साथी स्टेनिस्लास वावरिंका से भिड़ेंगे। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच एक आसान मुकाबले में फ्रांस के रिचर्ड गैस्केट को 6-1, 6-2 और 6-3 से हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का मुकाबला बुधवार को स्पेन के राफेल नडाल से होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सोमवार को बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। रूस की मारिया शेरापोवा चौथे ही दौर में चेक गणराज्य की लूसी सफारोवा से 7-6, 6-4 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। मैच के पहले सेट में सफारोवा ने आक्रामक शुरुआत की और 3-1 से बढ़त ले ली। आखिर में टाई ब्रेकर तक खिंचे पहले सेट में सफारोवा ने शरापोवा को चौंका दिया। सफारोवा ने दूसरे सेट में भी शानदार प्रदर्शन किया। अब क्वार्टर फाइनल में सफारोवा का मुकाबला स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा से होगा। वहीं एक दूसरे मुकाबले में अमेरिका के सेरेना ने हमवतन स्लोन स्टीफेंस को एक कड़े मुकाबले में 1-6, 7-5, 6-3 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ सेरेना महिला सिंगल्स के अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल रही। शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता राज कपूर की आज पुण्यतिथि है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। राज कपूर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलो दिमाग को छू जाती हैं। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। हर दिल अजीज अभिनेता राज कपूर ने फिल्मों के जरिए वो मुकाम हासिल किया जो देश विदेश के कम ही अभिनेताओं को नसीब हुआ है। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। राज कपूर ने समाज में फैली बुराइयों को मनोरंजन के जरिए समझाया, जिसकी झलक जिस देश में गंगा बहती है
अब दिल्ली दूर नहीं और बूट पॉलिश में देखने को मिलती है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन कहा जाता है। उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, एक्शन से लेकर आध्यात्म और समाजवाद सब कुछ मिलता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। फिल्म श्री 420 में उनका दिखाया गया मकान का सपना आज भी जिंदा है। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपया महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। और फिल्म जागते रहो में उठाया गया भ्रष्टाचार का मुद्दा उतना ही प्रासंगिक। फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1971 में उन्हें पद्म भूषण और 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 2 जून 1988 को राज कपूर ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो एक ऐसे कलाकार थे जिनकी फिल्मों ने देश की सीमा लांघकर रूस, ईरान और चीन जैसे देशों में लोकप्रियता हासिल की। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीवीसी और सीआईसी के नाम पर आज लग सकती है राष्ट्रपति की मुहर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। 9 महीनों से खाली पड़े हैं पद। भड़काऊ बयानों को प्रधानमंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा धार्मिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध सरकार। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का कांग्रेस का आरोप। उत्तर भारत में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से राहत। 5 जून को केरल पहुंचेगा मॉनसून। चीन में 406 पर्यटकों को ले जा रहा जहाज डूबा। यांगजी नदी में हुआ हादसा, राहत और बचाव में जुटी सेना। इराक के अनबार प्रांत में आईएस आतंकियों का आत्मघाती हमला, 41 सुरक्षा कर्मियों की मौत, सेना ने तेज किया अभियान।